हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? YouTube चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि कितना बड़ा तालाब है, तो उसमें किस साइज का और कितना पीस मछली डालें। जैसे कि अगर हम उसमें आईएमसी की फार्मिंग करते हैं या कार्प की फार्मिंग करते हैं या कैटफिश में फंगासियस की फार्मिंग करते हैं, तिलापिया की करते हैं, रूपचंदा की करते हैं, तो इन सारी मछलियों की तालाब का साइज कितना बड़ा हो तो उसमें कितना सीड स्टॉक करें, कितना बच्चा डाल सकते हैं और बच्चे का साइज क्या हो, जैसे कि फ्राई हो, फिंगर हो, ईयरलिंग हो, कौन सा मछली का साइज हो, यानी कि मछली कितने इंच की हो, कितनी बड़ी, उसमें कितना बच्चा स्टॉक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से बताते हैं, समझाते हैं, चार्ट पे लिख करके आपको नोट्स बनवाते हैं कि कितने बड़े तालाब में किस साइज का कौन से मछली का कितना सीड स्टॉक करें या कितना बच्चा डालें। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको इस चार्ट पे बताते हैं कि तालाब कितना बड़ा हो, यानी कि कितने बड़े तालाब में कितने साइज का, किस साइज का कितनी मछली स्टॉक करे, ये लिख करके आपको बताते हैं। चलिए एक तालाब की एरिया ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा तालाब 1 एकड़ का है, ठीक है। देखिए एक एकड़ का तालाब लेते हैं और एक एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होता है। 43,560 स्क्वायर फीट होता है एक एकड़ में। अगर आपका तालाब पाउंड, अगर आप ये जानते हैं बिस्सा में, बीघा में, हेक्टेयर में, तो आप सबसे अच्छा उपाय है आप गूगल खोलिए। गूगल पे आप एक बिस्सा है तो उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए कि एकड़ में कितना होगा, स्क्वायर फीट में कितना होगा। आप उसको गूगल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एक एकड़ का एरिया ले करके चलते हैं। तो एक एकड़ का अगर एरिया है, एक एकड़ का मान लीजिए आपका पाउंड है, ये पाउंड है, ठीक है। ये है 1 एकड़, ये पाउंड 1 एकड़ का है और इसकी डेप्थ 6 फीट। ये 1 एकड़ का पाउंड है, इसकी डेप्थ 6 फीट है। अगर तो 6 फीट मतलब कि प्रॉपर इसमें 5 फीट 6 फीट पानी रुक जाएगा। तो इसमें हमें कितना बच्चा स्टॉक करना और किस मछली का। मान लीजिए अगर हम आईएमसी करते हैं, ठीक है, आईएमसी, तो आईएमसी में रोहू, कतला, मृगल, ठीक है। मान लीजिए हम आईएमसी करते हैं तो आईएमसी इंडियन मेजर कार्प, रोहू, कतला, मृगल, ठीक है। तो अगर आईएमसी करते हैं तो हमें पर एकड़ फिंगरलिंग साइज का अगर हम डालते हैं, फिंगरलिंग साइज का डालते हैं तो 4,000,
अगर हम फिंगर रिंग साइज का सीड स्टॉक करते हैं तो 1 एकड़ में 4000। अगर हम फिंगर रिंग से बड़ा स्टॉक करते हैं, ईयरलिंग, देखिए सॉरी यहाँ पे अगर फिंगर रिंग करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 5000 आएगा, ठीक है, उसके लिए सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब अगर हम ईयर लिंक करते हैं, तो 4000। इससे छोटे जो फ्राई साइज रहते हैं, जीरा साइज रहते हैं, उस साइज का बच्चा हमें अपने पाउंड में स्टॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मोटेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें अगर आपके पास नर्सरी है तो आप उन्हें नर्सरी में स्टॉक करिए। नर्सरी में रखने के बाद फिर आप इस ऐसे बड़े पाउंड में आप डालिए, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम फिंगरलिंग का मतलब क्या होता है। फिंगरलिंग का मतलब होता है उंगली के आकार का। फिंगर माने होता है उंगली। तो इस साइज का अगर मछली है, इस साइज की है, इस साइज की है, तो उसे बोलते हैं फिंगरलिंग साइज। ईयरलिंग साइज हो गया तो आपका जैसे बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड सीड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम से 100 ग्राम प्लस है, 150 ग्राम 200 ग्राम की मछली है, तो वो हो गया लगभग ईयरलिंग साइज। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फिंगरलिंग 5000 है, ईयरलिंग केवल 4000 है, ऐसा क्यों, है ना। तो ऐसा इसलिए क्योंकि एक आईएमसी के एक मछली को रहने के लिए 1 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए। तो जैसे मान लीजिए 1 आईएमसी फिश टू 1 स्क्वायर मीटर चाहिए। तो 1 एकड़ में होता है अराउंड फिगर 4000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। यहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे होता है 4000 स्क्वायर मीटर। तो एक आईएमसी के मछली को 1 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए, तो 1 एकड़ में 4000 सीड होता है। तो हमने यहाँ पे 5000 लिख दिया। ये 1000 एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि जो छोटे साइज के बच्चे रहते हैं, फिंगर रिंग साइज के बच्चे रहते हैं, उनकी मोटेलिटी अधिक होती है। मोटेलिटी अधिक होने का मतलब उनकी मृत्यु दर जो है वो अधिक होती है, वो बच्चे ज़्यादा मरते हैं। तो हम एक रेशियो लेकर के चलते हैं कि अगर कितनों भी मरेंगे, 1000 अगर इसमें से मर जाएंगे तो जा करके लास्ट में हमारा 4000 फिश बच जाएंगे। इस वजह से मैंने 5000 लिखा है। लेकिन अगर ईयरलिंग साइज का डालते हैं, अगर हम ईयरलिंग साइज का डालते हैं तो केवल 4000 इसलिए लिखे हैं क्योंकि ईयरलिंग साइज के मछलियों का मोटेलिटी ना के बराबर होता है, डेथ नहीं होता। 2, 4, 10, 20 पीस 50 पीस मर सकती हैं, बाकी 100, 1000 पीस नहीं मर सकती हैं अगर उनको कोई रोग वगैरह कोई परेशानी ना हो। तो 4000 में मैक्सिमम 50-100 पीस मरेंगे। लेकिन इनकी मोटेलिटी होती है, जैसे कि जो मछलियों के दुश्मन है, जैसे कि पंछी, मेढक, सांप, वो फिंगरलिंग साइज के बच्चे को खाते हैं और ईयरलिंग साइज के बच्चे को नहीं खा पाते। इसीलिए मैंने यहाँ पे 4000 लिखा और यहाँ पे 5000 लिखा, ठीक है। अब मान लीजिए कार्प करना है, CARP, कार्प। देखिए आईएमसी एक फैमिली है जो इसके अंतर्गत भारतीय मूल की मछलियां आती हैं, बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है। और कार्प एक विदेशी फैमिली है, ठीक है। कार्प एक विदेशी फैमिली है जिसमें कौन कौन सी मछलियां आती हैं मैं आगे लिख दे रहा हूँ, बहुत सारी वीडियो में मैं बताया भी हूँ। जिसके अंतर्गत कौन मछलियां आती हैं, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार आप ध्यान से चार्ट को देख लिए, समझ लिए, तो आपको इस टॉपिक पे कभी भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम कार्प डालते हैं, ठीक है, अगर हम कार्प डालते हैं तो कार्प का जो रेशियो है पर एकड़ में, ये भी अगर हम फिंगरलिंग डालते हैं, फिंगर साइज डालते हैं, तो ये 5000 से
5,500। अगर ईयरलिंग डालते हैं तो 4,000 से 4,500। ठीक है। अगर हम फिंगर रिंग साइज का डालते हैं तो 5,000 से 5,500। अगर हम ईयर रिंग साइज का डालते हैं तो 4,000 से लेके 4,500 फिश डाल सकते हैं, क्योंकि इनको इससे थोड़ी कम जगह मिलेगी आईएमसी के मुकाबले, तो भी इनका ग्रोथ हो जाता है कार्प मछलियों का। ठीक, इतना क्लियरली समझ में आ गया। और अगर हम कैट फिश करते हैं, अब कैट फिश में कौन कौन सी मछलियाँ आती हैं, जैसे कि स्पेशली आती है, हम फंगासिस को लेकर के चलते हैं, है ना। फंगासिस जिसका अधिकतम पालन किया जाता है, उसे कैट फिश में बहुत आती है। सिंगी आती है, देसी मांगुर आती है, हाइब्रिड मांगुर आती है। उसके बाद आप दूसरी फैमिली में जाएं तो आप तिलापिया को ले सकते हैं, रूपचंदा को ले सकते हैं। तो बहुत सारी मछलियाँ ये होती हैं, लेकिन आपको हम आईएमसी बता दे रहे हैं और कार्प बता दे रहे हैं, और उसके बाद फंगासिस बता दे रहे हैं। ठीक, तो आपको हम यहाँ पे फंगासिस आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। यहाँ पे इसमें देख लीजिए फिंगर साइज, फिंगर साइज 20,000 और 100 ग्राम प्लस साइज 18,000। अगर हम कैटफिश में फंगासिस करते हैं तो अगर हम फिंगर साइज का सीड डालते हैं तो 20,000। अगर हम 100 ग्राम प्लस साइज डालते हैं तो उसमें 100 ग्राम 80 120 ग्राम 150 ग्राम 90 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम साइज का सीड डालते हैं तो 15,000 से लेकर के 18,000 सीड पर एकड़ में हम स्टॉक कर सकते हैं। तो इसमें से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे किसान भाई होंगे जिनके पास 1 एकड़ से कम लैंड है, 1 एकड़ से कम जमीन है ना। तो जिसके पास 1 एकड़ से कम है, मान लीजिए आपका हाफ एकड़ है, ठीक है, तो हाफ एकड़ है तो मान लीजिए हाफ एकड़ है तो इसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, इसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। अगर 1 एकड़ का चौथा भाग है तो आधा एकड़ है तो 2,500, उसका आधा है तो 1,250, इसका 2,000, उसका आधा है तो 1,000। इसी तरह से आधा आधा करते रहिए। ये स्क्वायर फीट के हिसाब से आप एक निकाल लीजिए कि 1 स्क्वायर फीट में कितनी मछली पड़ेगी। अगर ये निकालना है तो आप 5,000 में 43,560 का भागा दे दीजिए, जितना आता है, ठीक है। 5,000 में 43,560 का भाग देंगे तो जितना आएगा, ठीक है, जो भी आएगा, मान लीजिए 1 आया तो आपका जो पाउंड का एरिया है 7,000 स्क्वायर फीट का, तो 7,000 से गुणा कर दीजिए। 3,000 का है 3,000 से गुणा कर दीजिए, 2,000 का है 2,000 से गुणा कर दीजिए। और एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर आप आईएमसी और कार्प का पालन करते हैं, आपके तालाब का एरिया आधे एकड़ से कम है, तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो बेनिफिट 1 एकड़ वाला पा जाएगा। हाँ, आप उसमें कैटफिश कर सकते हैं, ठीक है, आप उसमें कैटफिश कर सकते हैं। और अगर हम आपको वैसे बता दे रहे हैं, अगर आप उसमें तिलापिया डालना चाहते हैं पर एकड़ में, तो तिलापिया मान लीजिए मैक्सिमम आपको हाई डेंसिटी में 10,000 सीड स्टॉक करना है। देखिए ये सारी चीज़ें जितने हमने बताई ये हाई डेंसिटी में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये हाई डेंसिटी में है। हाई डेंसिटी का मतलब होता है कम से कम जगह में अधिक से अधिक मात्रा है, ये सारी चीज़ें हाई डेंसिटी में। और जब भी हम हाई डेंसिटी में मछली पालन करते हैं तो एरिएटर का प्रयोग करते हैं। अगर आपके पास एरिएटर की व्यवस्था नहीं है तो आपको प्रॉपर सुबह शाम कम से कम 3 से 4 घंटा मोटर से पानी चलाइए, वो चाहे बोर का पानी हो चाहे उसी तालाब का पानी उसी में गिरे, और कम से कम 6 से 7 फीट ऊपर से पानी को गिराइए, जिससे कि तालाब में ऑक्सीजन बनेगा और मछलियों के लिए वो बेनिफिट रहेगा, जिससे मछली का ग्रोथ अच्छा होगा।
मछलियाँ तनाव से मुक्ति रहेंगी, तनाव नहीं रहेगा मछलियों में, इस वजह से उनका ग्रोथ अच्छा होगा। अगर इस हिसाब से आपका पाउंड है तो आप हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जीरा साइज बच्चा मिल रहा है, फ्राई साइज मिल रहा है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा नर्सरी बना लीजिए। जैसे आप एक छोटा सा नर्सरी पाउंड बना लीजिए, जैसे कि 2000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, 4000 नर्सरी बना दीजिए, है ना। छोटा सा आप नर्सरी पाउंड बना लीजिए। जब आप नर्सरी पाउंड बना देंगे तो फिर आप इसमें जीरा साइज बच्चे को आप इसमें रख दीजिए 3-4 महीने, जब भी रखना है तो फिर इसमें से निकाल करके जब ये फिंगर साइज, ईयरलिंग साइज हो जाए तो आप इसमें से निकाल करके इस बड़े वाले तालाब में कन्वर्ट कर दीजिए। अब देखिए क्यों जीरा साइज के बच्चे हम बड़े तालाब में नहीं डाल सकते, एक क्वेश्चन होगा आप सबके तरफ से। तो इसलिए क्योंकि देखिए मछलियों का जो मोटेलिटी होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है छोटे बच्चे के, और जो मेढक होते हैं, सांप होते हैं, वो मछलियों के दुश्मन होते हैं, तो वो सारी मछलियों को खा जाएंगे। अब आपका ये सवाल होगा क्या छोटे पाउंड में मछलियों को सांप मेढक नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि आप ये जब छोटा आपका पाउंड रहेगा तो आप सारी व्यवस्थाएं करेंगे। ऊपर से आप इसको बर्ड नेट लगा लेंगे जो चिड़ियों से सुरक्षा मिलेगा, और साइड से आप जाली लगा देंगे जो मेढक, सांप वगैरह से सुरक्षा होगा। छोटा एरिया रहेगा, छोटे एरिया की देखभाल अच्छे से हो जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी से हो जाएगी। अगर आपका एक एकड़ का तालाब है, 6 फीट पानी है, तो उसमें तो आप आसानी से नेटिंग तक नहीं कर सकते, सारी मछलियों के चेक नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ आप प्रॉपरली नहीं कर सकते, इन्हीं की मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते। छोटे साइज के बच्चों की फिंगर या फिंगर से प्लस या ईयरलिंग साइज के बच्चे हैं तो आप उसकी मैनेजमेंट आप खूब अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार चेक करने की, मोटेलिटी होती नहीं है। और एक चीज़ और, अगर हम अपने तालाब में बड़ा साइज का बच्चा डालते हैं तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये मिलता है कि हमें एक प्रॉपर नॉलेज होती है, प्रॉपर हमको पता होता है कि हमारे तालाब में कितनी मछली है। मान लीजिए आपने 5000 सीड आपने पाउंड में स्टॉक किया, और कोई आकर के 4 महीना बाद आपसे पूछ रहा है कि भैया आपके तालाब में कितनी मछली है, अराउंड फिगर आप हमें बता दीजिए कितनी पीस मछली है। अगर आप ईयरलिंग साइज की डाले रहेंगे तो 5000 डाले रहेंगे, तो आप बोलेंगे मैं 100% श्योर हूँ कि 4000 प्लस मछली है। लेकिन अगर आप जीरा साइज की मछली डाले रहेंगे तो आप श्योर नहीं पाएंगे, हो सकता है कि 1000 भी ना हो सकता है कि 500 भी ना हो। तो आपके मन में एक भ्रामक स्थिति रहती है कि मेरे पाउंड में कितनी मछली है, पता नहीं कितनी मछली बची हैं, कितनी मछलियों का मोटेलिटी हो गया है, पता नहीं चल रहा है। वो तो जब तालाब सूखेगा तब पता चलेगा। तो देखिए फिश फार्मर को ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि हमारे तालाब में कितनी मछली है, कब मेरी मछली तैयार होगी, पर डे हमारी मछली का ग्रोथ क्या हो रहा है, कितने दिन में मेरी मछली तैयार हो जाएगी, हमारा कितना खर्चा आएगा, मार्केट रेट पता करके हमारा इतना बेनिफिट हो जाएगा। तो एक चार्ट पे सारी चीज़ों का नॉलेज हमें होनी चाहिए, तभी जा करके आप एक अच्छे फिश फार्मर, बड़े लेवल पे आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन आप अगर भगवान भरोसे हैं कि जब तालाब सूखेगा तो ही पता चलेगा हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ हैं, तो आप अच्छे फार्मर नहीं बन सकते, आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्शन कास्ट है वो ज़्यादा पड़ जाए, आप फीडिंग ज़्यादा दे रहे हैं, जिससे फीडिंग ज़्यादा देने की वजह से जिससे वेस्टेज हो रहा है, अमोनिया बन रहा है। आपको लग रहा है कि हमारे तालाब में 5000 मछली है तो हम 5000 के 5% रेशियो के हिसाब से फीड दे रहे हैं। अब क्या पता चला आपके तालाब में 2500 ही मछली हैं, तो वो क्या हो रहा है, फीड वेस्ट हो रहा। और जब फीड वेस्ट हो रहा तो आपको दिक्कत हो रहा, अमोनिया बढ़ रहा, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है, मछलियाँ मर रही हैं, मछलियों में रोग लग रहा, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। तो इसी नाते देखिए नर्सरी पाउंड बनाया गया है कि आप छोटा साइज के बच्चे हैं तो नर्सरी पाउंड में रखिए, है ना। जैसे आप इन छोटे साइज के बच्चे को, छोटे बच्चे को 2 महीना 4 महीना के बच्चे को आप 100 लोगों को कहीं पे छोड़ आइए, जंगल में कहीं पे छोड़ आइए, और आपसे 1 महीने बाद पूछा जाए कि बताइए कितने लोग होंगे, तो आप श्योर नहीं हो पाएंगे, पता नहीं कितने बचे हैं, कितने मर जाएंगे। लेकिन अगर आप वही 20 साल के लड़के को उसमें छोड़ देंगे तो आप श्योर होंगे कि हाँ 2-4 अगर कुछ दिक्कत हो गया होगा तो बाकी सारे लोग बचे रहेंगे। उसी हिसाब से फिश फार्मिंग में होता है, इसी हिसाब से मछली पालन में भी होता है। तो इसी वजह से बड़ा साइज के बच्चे डालिए, है ना, कभी भी डालिए बड़ा साइज डालिए, चाहे आपका तालाब छोटा हो चाहे आपका तालाब बड़ा हो।
अगर बड़ा साइज आपका बच्चा महंगा मिल रहा है तो आप जीरा साइज बच्चे को ला करके आप उसमें नर्सरी करिए, छोटा पाउंड में उसको बड़ा करिए, फिंगर करिए, ईयरलिंग करिए, उसके बाद आप बड़े पाउंड में स्टॉक करिए, तब आपकी बेनिफिट मिलेगी। नर्सरी पाउंड करने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि वो स्टैंडर्ड सीड बन जाते हैं, 1 साल पुराने सीड हो जाते हैं। तो 1 साल पुराने जो सीड हम लोग डालते हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वे सारे वातावरण को झेले रहते हैं कि उनको ठंडी में कैसे सर्वाइव करना है, गर्मी में कैसे सर्वाइव करना है और बरसात में कैसे सर्वाइव करना है, लोगों से बहुत सारी भीड़ में लड़ करके कैसे भोजन प्राप्त करना है। जब वो सारे झेले रहेंगे, आप उनको जब बड़े पाउंड में शिफ्ट करेंगे, आसानी से उनको भोजन मिलेगा, घूमने फिरने की जगह मिलेगी, तो वो माइंड फ्री रहेंगे, उनको कोई तनाव नहीं रहेगा, तो वो उनका ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा। आप मान सकते हैं कि नए पुराने सीड का और नए सीड के मुकाबले 1.3% रेशियो से ज़्यादा होता है। अगर वो 13 महीने में तैयार होते हैं तो वो 10 महीने में ही तैयार हो जाएंगे, है ना। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि कितने बड़े तालाब में किस साइज की हमें और किस वैरायटी की कितनी मछली डालनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं होंगी, आपको चार्ट पे लिखा हुआ अच्छे से समझ में आ रहा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट खींच करके रखे रहिए, जब भी आगे आपको ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट को देख लीजिए। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम आप सबके लिए इसी तरीके का और भी वीडियो लेकर के आते रहें, जिससे कि आपका जो नॉलेज है, आपका नॉलेज दिन ब दिन गेन करता रहे, बढ़ता रहे और आप फिश फार्मिंग में एक अच्छे फार्मर बन करके उभरें। और किसान भाइयों, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा। और अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है, 2 ग्रुप है, एक ग्रुप फुल हो गया है और दूसरा ग्रुप का जो लिंक है हमारे कम्युनिटी में है, जहाँ पे फ़ोटो पोस्ट किया जाता है। वहाँ से आप जा करके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक इसी तरीके का मछली पालन से संबंधित नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।